स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चौंकाने वाली सोच पर बात करने वाले हैं। क्या हो अगर हम संस्कृतियों को, मतलब जो बड़ी-बड़ी मानव सभ्यताएं हैं, उनको हम इंसानों या पेड़-पौधों की तरह देखें कि उनका भी एक जन्म होता है, वो जवान होती हैं, अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचती हैं और फिर धीरे-धीरे ढल जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं। हाँ, ये सुनने में कितना अलग लगता है ना? बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है आज, वो विश्व इतिहास पर लिखे गए एक बहुत प्रभावशाली और सोचने पर मजबूर करने वाले काम का एक हिस्सा है। ये हमें इतिहास को सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और तारीखों के लिस्ट की तरह देखने से कहीं आगे ले जाती है। हाँ, ये इतिहास में गहरे पैटर्न्स, एक तरह की छुपी हुई लय खोजने की कोशिश है। ऐसा कह सकते हैं। सही कहा। तो आज हम करने क्या वाले हैं? हम इसी नज़रिए के कुछ जो बुनियादी विचार हैं, उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जैसे, क्या संस्कृतियों की वाकई अपनी एक आत्मा होती है या एक खास पहचान? उनका जीवन चक्र असल में दिखता कैसा है? और क्या उनकी कहानी पहले से लिखी होती है? क्या उनकी कोई नियति होती है? ये नियति वाला सवाल तो बहुत गहरा है। हाँ, तो चलिए इस सोच के दरवाजे खोलते हैं। ये विचार कि पूरी की पूरी संस्कृति की अपनी एक किस्मत हो सकती है, ये अपने आप में काफी काफी सोचने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, इस नज़रिए का जो सबसे सेंट्रल आइडिया है, वो यही है कि संस्कृतियाँ सिर्फ लोगों का झुंड नहीं है, बल्कि अपने आप में जीवित इकाइयों जैसी हैं। मतलब बायोलॉजिकल। जैसे एक इंसान का बचपन होता है, जवानी, फिर अधेड़ उम्र और बुढ़ापा, वैसे ही हर बड़ी संस्कृति इन अवस्थाओं से गुजरती है, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा। और जब स्रोत में युवावस्था, विकास, परिपक्वता या क्षय जैसे शब्द आते हैं, तो वो कोई अच्छा बुरा का फैसला नहीं कर रहा। वो बस उन बायोलॉजिकल स्टेजेस को डिस्क्राइब कर रहा है ऑब्जेक्टिवली। जैसे हम किसी पौधे के जीवन को देखते हैं, बीज, अंकुर, फूल, फल और फिर मुरझाना। हाँ, ये बात मुझे बहुत जरूरी लगी कि ये सिर्फ जैविक अवस्थाएं हैं, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं। और इसी सोच के चलते ये नजरिया इतिहास को देखने के हमारे जो आम तरीके हैं, हाँ, वो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल वाला, बिल्कुल, उसको भी ये चुनौती देता है ना? स्रोत तो इसे काफी सपाट और यहाँ तक कि अर्थहीन भी कहता है। सही कहा। स्रोत का तर्क है कि ये जो प्राचीन, मध्य, आधुनिक वाला ढांचा है, ये असल में पश्चिमी यूरोप के इतिहास को ध्यान में रखकर बनाया गया है और फिर उसे पूरी दुनिया पर थोप दिया जाता है। आप सोचिए, एक चीनी इतिहासकार शायद विश्व इतिहास लिखे तो उसमें सिकंदर या रोमन साम्राज्य का जिक्र बहुत कम हो। हाँ, शायद कन्फ्यूशियस या हान राजवंश ज्यादा महत्वपूर्ण हो उनके लिए। उन्हें एक ही सीधी लाइन में फिट करने की कोशिश उनकी खासियत को नजरअंदाज करना है। ये कहीं ना कहीं पश्चिमी नजरिए की सीमाओं को भी दिखाता है, जैसे वो खुद को इतिहास का क्लाइमैक्स समझता हो। ये तो वाकई एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। और इसी से जुड़ा हुआ है वो संस्कृतियों की आत्मा वाला विचार कि हर संस्कृति का दुनिया को देखने और महसूस करने का अपना एक खास तरीका होता है। बिल्कुल। देखिए, आत्मा यहाँ किसी धार्मिक या स्पिरिचुअल सेंस में नहीं है। ये संस्कृति के मूल चरित्र, उसकी वर्ल्ड फीलिंग या विश्व भावना के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द है। स्रोत कुछ मुख्य संस्कृतियों की पहचान करता है उनकी आत्मा के आधार पर। जैसे एक है क्लासिकल संस्कृति, मतलब प्राचीन यूनान और रोम। स्रोत इसे अपोलोनियन कहता है। अपोलोनियन? हाँ, अपोलो की तरह स्पष्ट, संतुलित, वर्तमान में स्थित। इनकी आत्मा का फोकस था ठोस, डेफिनेट, स्पष्ट सीमाओं वाले शरीर पर, हर चीज साफ आंखों के सामने। फिर एक मेजियन संस्कृति है जिसका अनुभव स्रोत के मुताबिक एक गुफा जैसा था, मतलब अंदरूनी, रहस्यमयी, रोशनी और अंधेरे के कंट्रास्ट वाला। अच्छा, गुफा जैसा, ये थोड़ा रहस्यमय लग रहा है। हाँ, और फिर है फाउस्टियन संस्कृति, यानी हमारी पश्चिमी संस्कृति। इसकी आत्मा को असीम आकांक्षा वाला बताया गया है, अनंत की ओर खिंचाव, लगातार आगे बढ़ते रहने की बेचैनी। फाउस्टियन, गोएथे के फाउस्ट की तरह? बिल्कुल, वही अनंत प्यास, कभी संतुष्ट न होने वाली। इसका प्रतीक क्या है? गॉथिक कैथेड्रल की आसमान छूती मीनारें, जो जैसे गुरुत्वाकर्षण को हराकर ऊपर उठना चाहती हैं। वाह, ये तो संस्कृतियों को जैसे अलग अलग पर्सनालिटीज देना हो गया। इतिहास एकदम पर्सनल लगने लगता है ऐसे में। अच्छा, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट जो स्रोत में है वो है नियति और कारणता के बीच का फर्क, डेस्टिनी वर्सेस कॉजालिटी। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसे थोड़ा और समझाएंगी?
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत इतिहास को देखता कैसे है। देखिए, स्रोत कहता है कि जो प्रकृति है, नेचर, उसे समझने के लिए हम कारणता का इस्तेमाल करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। हाँ, जैसे पानी 100 डिग्री पर क्यों उबलता है, इसका एक साइंटिफिक कारण है, एक नियम है जो हमेशा लागू होता है। ये मैकेनिकल है, इसे दोहराया जा सकता है, और ये स्पेस यानी स्थान से जुड़ा है। ठीक है। लेकिन इतिहास, स्रोत के मुताबिक इतिहास को नियति के नजरिए से देखना चाहिए। नियति मतलब डेस्टिनी, किस्मत, कि सब पहले से तैयार है। नहीं नहीं, उस तरह की किस्मत नहीं। यहाँ नियति का मतलब है एक अंदरूनी दिशा, एक ऑर्गेनिक जरूरत, एक जीवन पथ जो हर संस्कृति अपनी अनूठी संभावनाओं के हिसाब से पूरा करती है। जैसे एक बीज में एक खास पेड़ बनने की नियति होती है ना, वैसे ही एक संस्कृति में उसकी अपनी कहानी को जीने और पूरा करने की एक दिशा होती है। अच्छा, एक अंदरूनी लॉजिक या पैटर्न। हाँ, कह सकते हैं। इतिहास जो है वो टाइम यानी समय से बंधा है। इसमें घटनाएं यूनिक होती हैं, आप उन्हें लैब में दोहरा नहीं सकते, ठीक जैसे किसी इंसान की जिंदगी। इसे स्रोत विश्व जैसी घटना या वर्ल्ड एज हिस्ट्री कहता है, और प्रकृति को विश्व जैसी प्रकृति या वर्ल्ड एज नेचर। तो एक का लेना देना टाइम और यूनिक घटनाओं से है, दूसरे का स्पेस और नियमों से। बिल्कुल, एक क्रोनोलॉजी से जुड़ा है, दूसरा मैथमेटिक्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐतिहासिक घटनाओं को सिर्फ ये क्यों हुआ, कारण के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी पूछना चाहिए कि इसका गहरा मतलब क्या है। इस संस्कृति की बड़ी कहानी में ये कहाँ फिट होता है। एग्जैक्टली, ये तो इतिहास को पढ़ने का नजरिया ही बदल देता है। स्रोत में गोएथे के पौधों वाले अध्ययन का जिक्र भी शायद इसीलिए है। हाँ हाँ बिल्कुल। गोएथे सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि एक पत्ती दूसरी पत्ती का कारण कैसे बनती है, वो कारणता हुई। वो पत्ती के आकार में, उसके डेवलपमेंट में, पूरे पौधे के जीवन की कहानी, उसकी वो अंदरूनी नियति को पढ़ रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे एक सिंपल फॉर्म धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वापस क्षय होता है। प्रकृति में नियति। हाँ, प्रकृति में कारण प्रभास के साथ साथ एक दिशा, एक उद्देश्य, एक नियति का भी सबूत। स्रोत कहता है इतिहास के लिए भी यही सच है। कारण जरूरी है, पर वो पूरी कहानी नहीं बताता। नियति हमें उस कहानी के गहरे अर्थ तक ले जाती है। समझ गया। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। तो अगर हर संस्कृति की अपनी एक आत्मा है, अपनी नियति है, तो क्या वो दुनिया को, मतलब स्पेस को भी अलग अलग तरह से महसूस करती होगी। स्रोत में मूल प्रतीकों की बात है, प्राइम सिंबल्स, शायद वो यहीं आते हैं। एकदम सही जगह पहुंचे आप। स्रोत का तर्क है कि हर संस्कृति का दुनिया को अनुभव करने का तरीका एक मूल प्रतीक के जरिए जाहिर होता है, और सबसे जरूरी प्रतीक है स्थान यानी स्पेस की अवधारणा। अलग अलग संस्कृतियां स्पेस को कैसे महसूस करती हैं, ये उनके पूरे कैरेक्टर को, उनकी हर चीज को तय करता है। अच्छा, कैसे? जैसे क्लासिकल अपोलोनियन संस्कृति को लीजिए, उनके लिए मूल प्रतीक था निकट का ठोस शरीर, डेफिनेट बॉडी। दुनिया उनके लिए सीमित, साफ तौर पर परिभाषित चीजों का एक कलेक्शन थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसीलिए उनकी कला में नग्न मूर्ति या डोरिक स्तंभ इतने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, वो अपने आप में पूरे हैं, आत्मनिर्भर वर्तमान में स्थित। उनमें कोई गहरी बैकग्राउंड या अनंत दूरी का एहसास नहीं होता। स्रोत तो ये भी कहता है कि उनमें समय की गहराई या अनंत भविष्य की चिंता भी कम थी। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स का लेखन, वो अपने समय की घटनाओं, खासकर पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन बड़ी बारीकी से करते हैं, लेकिन सदियों के लंबे पर्सपेक्टिव, इतिहास की गहरी धारा को समझने में उतने कुशल नहीं लगते। उनकी सोच अभी और यहीं पर टिकी थी। ये बात तो सोचने वाली है। मिस्र की संस्कृति से कितना अलग है, जो पिरामिड और ममी बनाकर अनंत काल तक बने रहना चाहती थी। स्रोत में सड़कों और जल प्रणालियों के रखरखाव न करने का जिक्र भी शायद इसी। हाँ, स्रोत इसी ओर इशारा करता है कि क्लासिकल लोग शायद वर्तमान पर इतने फोकस थे कि भविष्य की जरूरतों, जैसे लंबी दूरी की सड़कों या एक्वाडक्ट्स के परमानेंट रखरखाव पर उतना ध्यान नहीं देते थे। मृत्यु उनके लिए एक नेचुरल एंड था, जिसके पार देखने की कोशिश कम थी। अब इसकी तुलना कीजिए पश्चिमी फॉस्टियन संस्कृति से। इनका मूल प्रतीक क्या है? अनंत स्थान, इन्फिनिट स्पेस। अनंत स्थान। हाँ, इनकी आत्मा हमेशा बाउंड्रीज को तोड़कर आगे जाना चाहती है, गहराई में उतरना चाहती है, अनंत तक पहुंचना चाहती है।
गॉथिक कैथेड्रल वाला उदाहरण यहाँ एकदम सही बैठता है। वो जैसे जमीन से ऊपर उठकर आसमान में खो जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ वास्तुकला में नहीं, पश्चिमी पेंटिंग में पर्सपेक्टिव का डेवलपमेंट सोचिए, जो गहराई और दूरी का इल्यूजन बनाता है। हाँ हाँ। पश्चिमी संगीत में पॉलीफोनी और ऑर्केस्ट्रा का विकास, जो कॉम्प्लेक्सिटी और विस्तार लाता है। और सबसे बढ़कर पश्चिमी गणित और विज्ञान में देखिए, स्रोत बताता है कि कैसे डिस्कार्टेस, पास्कल, लाइबनिज जैसे विचारकों ने गणित को यूक्लिड की सीमित ज्योमेट्री और आर्किमिडीज के ठोस नंबर से निकालकर अनंत एब्स्ट्रैक्ट एनालिसिस तक पहुंचाया। फंक्शन का आइडिया। हाँ, फंक्शन का विचार जो बदलती हुई क्वांटिटीज के बीच रिलेशन दिखाता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब फॉस्टियन आत्मा की उस अनंत की प्यास के सिंबल हैं। क्लासिकल माइंड के लिए ये समझना लगभग नामुमकिन होता। और वो तीसरी संस्कृति मैजियन, हाँ। उसका स्पेस का अनुभव कैसा था? स्रोत मेजियन संस्कृति के बारे में थोड़ा कम बताता है, पर कहता है कि उनकी दुनिया की फीलिंग एक गुफा, कैवर्न जैसी थी। गुफा? हाँ, मतलब एक बंद अंदरूनी स्पेस जहां लाइट और डार्कनेस का कॉन्ट्रास्ट, द्वंद्व महत्वपूर्ण है। ये शायद मिडिल ईस्ट की संस्कृतियों से जुड़ा है, अर्ली क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म का कुछ हिस्सा, जहां बाहरी दुनिया के बजाय अंदरूनी अनुभव, रहस्योद्घाटन, आत्मा की दुनिया पे ज्यादा जोर था। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि स्पेस को महसूस करने का ये बुनियादी फर्क कैसे आर्ट, मैथ्स, फिलॉसफी हर चीज में झलकता है। ये तो कमाल है। मतलब एक ही दुनिया पर उसे देखने के कितने अलग अलग चश्मे। डोरिक मंदिर जो बाहर से एक मूर्ति जैसा लगता है, और गॉथिक कैथेड्रल जिसका असली अनुभव अंदर जाकर उसकी ऊंचाई और रोशनी में होता है। ये फर्क अब ज्यादा साफ लग रहा है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र टाइटल में भी होता है, पतन या डिक्लाइन। ये सारी संस्कृतियां अपनी आत्मा और प्रतीकों के साथ आखिरकार अंत की ओर कैसे बढ़ती हैं? स्रोत यहाँ संस्कृति और सभ्यता में एक फर्क करता है, सही कहा? हाँ, और ये फर्क बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार हर संस्कृति अपने लाइफ साइकिल के आखिरी फेज में संस्कृति से सभ्यता में बदल जाती है। संस्कृति का दौर वो है जब वो जीवंत होती है, उसकी जड़ें गहरी होती हैं, अक्सर गांव से जुड़ी, वो अंदर से विकसित होती है, उसकी अपनी ओरिजिनल आर्ट, धर्म, फिलॉसफी होती है। ये उसकी जवानी और परिपक्वता का टाइम है, क्रिएटिव फेज। बिल्कुल। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है, सभ्यता का दौर शुरू होता है। ये संस्कृति का बुढ़ापा या सर्दी का मौसम है। अब वो क्रिएटिव नहीं रहती, बल्कि एक्सपेंशनिस्ट हो जाती है। अंदरूनी विकास रुक जाता है और जोर बाहरी चीजों पर चला जाता है। साम्राज्य फैलाना, बड़ी बड़ी सेनाएं रखना, व्यापार बढ़ाना। आत्मा थोड़ी कठोर हो जाती है, कला में मौलिकता कम हो जाती है, वो ज्यादातर पुरानी चीजों को दोहराती है। और सबसे बड़ा बदलाव आता है बड़े बड़े विश्व शहरों के उदय से। विश्व शहर जैसे आज की मेगा सिटीज? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। ये विशाल शहर जो होते हैं, ये प्रोविंस या देहात पर हावी हो जाते हैं। इनमें रहने वाले लोग अक्सर अपनी जड़ों से कटे हुए होते हैं, परंपराओं से दूर, बेहद इंटेलेक्चुअल और भौतिकवादी। स्रोत ऐसे शहरी बाशिंदों का वर्णन करता है जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल, अक्सर धर्म में ज्यादा विश्वास ना रखने वाले, चालाक लेकिन अनप्रोडक्टिव होते हैं। अनप्रोडक्टिव मतलब वो कुछ नया मौलिक रचने के बजाय पुरानी सांस्कृतिक उपलब्धियों का उपभोग करते हैं या उन्हें मैनेज करते हैं। और वे अक्सर देहात और उसकी पुरानी जीवन शैली को थोड़ी हिकारत से देखते हैं। स्रोत के अनुसार क्लासिकल दुनिया में ये बदलाव 4वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास आया, जैसे एथेंस, फिर रोम। और पश्चिमी दुनिया में 19वीं सदी में लंदन, पेरिस, बर्लिन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों के साथ। ये विवरण तो कुछ हद तक आज भी रिलेटेबल लगता है। और स्रोत इस सभ्यता के दौर की और क्या पहचान बताता है? सभ्यता का ये विंटर या शीतकाल और गहराता जाता है। पैसे की सोच यानी थिंकिंग इन मनी हर चीज पर हावी हो जाती है। हर चीज की कीमत? हाँ, हर चीज का मूल्य उसकी आर्थिक कीमत से तय होने लगता है। इंटेलेक्चुअलिज्म अपने चरम पर पहुंचता है, लेकिन क्रिएटिविटी सूख जाती है। समाज में अंदरूनी तनाव बढ़ता है। और फिर आता है सीजरवाद का दौर। सीजरवाद? जूलियस सीजर जैसा कोई डिक्टेटर टाइप? हाँ, उसी पैटर्न पर। जब पुराने पॉलिटिकल फॉर्म्स जैसे डेमोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी खोखले हो जाते हैं और समाज गहरे संकट में होता है, तब ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति उभरते हैं जो पर्सनल विल पावर और सेना के दम पर सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं।
ये पुरानी व्यवस्था को खत्म करके एक नई सेंट्रलाइज्ड, अक्सर मिलिट्री बेस सत्ता बनाते हैं। स्रोत इसे सभ्यता के एक अनिवार्य अंत के रूप में देखता है। लेकिन ये भी फाइनल एंड नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? हाँ, स्रोत एक और दिलचस्प फेज की बात करता है, दूसरी धार्मिकता। सेकेंड रिलीजियसनेस। हाँ, जब हद से ज्यादा रैशनलिज्म और मटीरियलिज्म से लोग थक जाते हैं, जब सिविलाइजेशन की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब स्पिरिचुअलिटी की एक नई लहर आती है। लोग फिर से आस्था, रहस्य और सिंपल विश्वासों की ओर मुड़ते हैं। लेकिन ये कल्चर के शुरुआती दौर की वो ताजी गहरी आस्था जैसी नहीं होती। ये एक थकी हुई, परखी हुई सी आध्यात्मिकता होती है, जो अक्सर दुनिया से मोहभंग के बाद पैदा होती है। स्रोत मशीन युग और पैसे की तानाशाही का भी जिक्र करता है, जो शायद सीजरवाद के आने के साथ या उसी के जरिए खत्म होती है। ये पूरा साइकिल कल्चर की वाइब्रेंसी से सिविलाइजेशन का हार्डनिंग, फिर विश्व शहर, पैसे की सोच, सीजरवाद और फिर दूसरी धार्मिकता। ये तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, लगभग बायोलॉजिकल प्रोसेस लग रहा है। क्या स्रोत इसके आधार पर भविष्य के बारे में भी कुछ कहता है, खासकर पश्चिमी संस्कृति के लिए? हाँ, देखिए, स्रोत अपने समय में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास, पश्चिमी संस्कृति को सभ्यता के चरण में एंटर करता हुआ देख रहा था। और वो अतीत की दूसरी सभ्यताओं, खासकर रोमन साम्राज्य के पतन के साथ तुलना करके पश्चिम के फ्यूचर के लिए कुछ संभावनाएं बताता है। जैसे पश्चिम का जो वर्ल्ड डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम होगा। यूरोप को एक करने की जो कोशिशें हैं, जैसे नेपोलियन ने की या बाद में भी हुई, वो शायद असफल रहेंगी, क्योंकि अंदरूनी राष्ट्रवाद ज़्यादा मजबूत होगा। एक संघर्षरत राज्यों, कंटेंडिंग स्टेट्स का लंबा दौर आएगा, जिसकी शुरुआत स्रोत नेपोलियन के युद्धों से मानता है। इसमें बड़े बड़े देश आपस में लगातार सत्ता के लिए लड़ते रहेंगे। और सेनाओं के बारे में भी कुछ कहा। हाँ, सेनाओं का रूप बदलेगा। वो जो राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य भर्ती वाली बड़ी सेनाएं थीं, कंस्क्रिप्ट आर्मीज, उनकी जगह प्रोफेशनल वॉलंटियर सेनाएं ले लेंगी। और ये सेनाएं शायद राष्ट्र के बजाय अपने लीडर्स या सीजरों के प्रति ज्यादा वफादार होंगी। और अंततः पश्चिम में भी सीजरवाद का उदय होगा, यानी व्यक्तिगत अथॉरिटेरियन शासकों का दौर आएगा, जो पुराने डेमोक्रेटिक ढांचों को बाईपास कर देंगे या खत्म कर देंगे। और वो दूसरी धार्मिकता वाली बात। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इस पूरी प्रक्रिया के अंत में जब रैशनलिज्म और मटेरियलिज्म की लिमिट्स साफ हो जाएंगी, तब पश्चिम में भी दूसरी धार्मिकता का उभार हो सकता है। ये एक तरह से आत्मा का अपनी जर्नी पूरी करके वापस अपनी जड़ों की ओर लौटने जैसा होगा, लेकिन एक बदले हुए, थके हुए रूप में। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो हमने इस स्रोत सामग्री के जरिए इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। हमने समझा कि कैसे संस्कृतियों को जीवित प्राणियों की तरह देखा जा सकता है, जिनका अपना एक लाइफ साइकिल होता है, बचपन से बुढ़ापे तक। हाँ, हमने नियति मतलब अंदरूनी दिशा और कारणता यानी बाहरी नियम के बीच का फर्क समझा और देखा कि इतिहास को समझने के लिए दोनों जरूरी हैं, पर नियति शायद गहरा अर्थ देती है। बिल्कुल। हमने देखा कि हर संस्कृति की अपनी एक आत्मा और मूल प्रतीक होते हैं, जैसे स्पेस को महसूस करने का उनका अपना तरीका, जो उनकी कला से लेकर गणित तक सब कुछ प्रभावित करता है। फिर हमने संस्कृति के जीवंत दौर और सभ्यता के कठोर शहरी और भौतिकवादी दौर के बीच के उस महत्वपूर्ण मोड़ को समझा, जो अंततः सीजरवाद और दूसरी धार्मिकता की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही। ये नजरिया हमें इतिहास को सिर्फ फैक्ट्स और इवेंट्स के कलेक्शन की तरह नहीं, बल्कि गहरी छुपी हुई जीवन शैलियों, पैटर्न्स, मॉर्फोलॉजी और सिंबल्स की अभिव्यक्ति के रूप में देखने के लिए उकसाता है। ये इतिहास में पैटर्न और स्ट्रक्चर खोजने का एक अटेम्प्ट है, ये समझने का कि संस्कृतियां कैसे जीती हैं और कैसे मरती हैं, ठीक वैसे ही जैसे नेचर में लाइफ फॉर्म्स बनते और बिगड़ते हैं। ये इतिहास को एक तरह के बायोलॉजी की तरह देखने की कोशिश है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद ये हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने वाली बात हो। अगर संस्कृतियां वाकई इस तरह के बायोलॉजिकल नियमों और एक तयशुदा लाइफ साइकिल से बंधी हैं, जैसा कि स्रोत तर्क देता है, तो क्या उनकी नियति पूरी तरह से फिक्स्ड है, अटल है? बड़ा सवाल है ये। क्या मानवीय चेतना, हमारी विल पावर या फिर कोई अचानक बाहरी घटनाएं, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए या कोई बड़ा ग्लोबल क्राइसिस, इस रास्ते को बदल नहीं सकती? क्या हम इतिहास की इस धारा को मोड़ सकते हैं, या हम बस इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और इसके साथ जीना सीख सकते हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये विचार काफी उत्तेजक हैं और यकीनन
इन पर अलग-अलग राय हो सकती है। हम जानना चाहेंगे कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। क्या इन विचारों को समझने में ये बातचीत मददगार रही? क्या आपको ये नज़रिया दिलचस्प लगा या आप इससे बिल्कुल असहमत हैं? क्या आपके मन में कोई और सवाल उठे? हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हम इस तरह के गहरे और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को और कैसे बेहतर और साफ तरीके से आपके सामने रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।